So a huge welcome to all of you. नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, वड़क्कम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और लगातार स्माइल प्लीज योगेश यूट्यूब चैनल पर कुछ ना कुछ जरूर सीख रहे होंगे। तो आइए आज की वीडियो में सीखते हैं अर्थशास्त्र। आज का वीडियो लंबा होने वाला है क्योंकि अर्थशास्त्र को हम विस्तार से सीखेंगे और वो सारी परिभाषाएं हम इसमें आज करेंगे जो परिभाषाएं एग्जाम में ज़रूर आती हैं। तो देखिए, अर्थशास्त्र को हम अंग्रेजी में कहते हैं इकोनॉमिक्स। अंग्रेजी में इसको कहते हैं हम इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो इसके बारे में हम एकदम विस्तार से जानने वाले हैं। तो आइए एकदम शुरुआत से शुरू करते हैं इसको। हम आ जाते हैं चौथी शताब्दी पर। फोर्थ सेंचुरी। आप सबने एक नाम सुना होगा, चाणक्य, कौटिल्य। चाणक्य को ही हम कौटिल्य के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये उस समय चौथी शताब्दी में महाराज चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री हुआ करते थे। यानी कि मौर्य शासनकाल की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है ये, बिल्कुल स्टार्टिंग वाला पार्ट जो आपको बुक्स में नहीं मिलेगा देखने को। तो चौथी शताब्दी के अंदर चंद्रगुप्त मौर्य के ये जो मंत्री हैं, जिन्हें हम चाणक्य या कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं। अब राजा को क्या चाहिए? अपनी प्रजा को खुश रखने के लिए सारी व्यवस्थाएं पूर्ण रूप से हों, जिसमें खाने पीने की व्यवस्था हो, शासन की व्यवस्था हो, सेना के लिए उच्चतम और उत्तम व्यवस्था हो, कृषि की व्यवस्था हो। तो ये सारे काम किसको सौंपे गए? स्वास्थ्य की सुविधाएं हो, शिक्षा की सुविधाएं हो। तो देखो, हर सुविधा को प्रदान करने के लिए एक आवश्यक वस्तु की हमें यहाँ पे जरूरत थी, जो था अपने पास धन, यानी कि वित्त, फाइनेंस, ठीक है। तो हम मान के चल सकते हैं कि कौटिल्य को, चाणक्य को चंद्रगुप्त मौर्य जी ने अपनी फोर्थ सेंचुरी जब चल रही थी उस समय अर्थशास्त्र के बारे में सारा का सारा काम इनको सौंप रखा था। तो स्टार्टिंग हम यहाँ से अर्थशास्त्र की शुरू करेंगे कि चौथी शताब्दी के अंदर चाणक्य, जिनको कौटिल्य के नाम से भी हम जानते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में अर्थशास्त्र को संभालते थे। यहां तक क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। स्टेप बाय स्टेप आपने सारी छोटी बड़ी चीजें सीखनी है, समझनी है। और जब तक आपको समझ नहीं आता तब तक आपने सीखते ही रहना है, क्योंकि सीखने का कोई अंत नहीं होता, ठीक है। अब देखिए, ये जो अर्थशास्त्र है, अंग्रेजी के शब्द इकोनॉमिक्स से संबंध रखता है, ठीक है। और जो इकोनॉमिक्स शब्द है, इसको ग्रीक भाषा के शब्द से लिया गया है। कहां से लिया गया है? ग्रीक भाषा के शब्द से। ठीक है, इकोनॉमिक्स को हमने ग्रीक भाषा के शब्द से लिया है। हालांकि इकोनॉमिक्स एक अंग्रेजी का शब्द है, ठीक है। आगे जाके हम इसको विस्तार से जानेंगे। अर्थशास्त्र में अर्थ का यहाँ क्या मतलब है? अर्थ का मतलब है यहाँ पे धन, और शास्त्र का मतलब है किसी प्रकार का वैज्ञानिक अध्ययन करना। वैज्ञानिक अध्ययन,
भाई हम अध्ययन करते हैं, तो अध्ययन भी किसी चीज की स्टडी होती है, लेकिन इसको हमने करना है साइंटिफिक स्टडी मेथड के द्वारा। अब साइंटिफिक स्टडी मेथड का अर्थ ये है कि अब देखो अर्थशास्त्र में क्योंकि हम धन से संबंधित चीजों का अध्ययन करेंगे, रुपए के बारे में बात करेंगे ना, डॉलर के बारे में बात करेंगे, येन के बारे में बात करेंगे, अलग अलग अर्थव्यवस्थाओं की करेंसी के बारे में बात करेंगे, पूरी अर्थव्यवस्था इकोनॉमी के बारे में बात करेंगे, तो वहां पे हमें एक वैज्ञानिक तथ्य, एक वैज्ञानिक कारण प्रस्तुत करना पड़ेगा। अगर वैज्ञानिक कारण होगा तो उसकी खोज हो सकती है, क्योंकि जो विज्ञान है वो खोज और कारणों, है ना, कारण और परिणाम से संबंध रखता है। विज्ञान किससे संबंध रखता है? कारण और परिणाम से, कि भाई इस चीज के पीछे ये कारण था और इससे ये परिणाम निकल कर आया है। ठीक है, तो ये रहा अपना अर्थशास्त्र का एक बेसिक सा स्ट्रक्चर जो हमें अपने दिमाग में शुरू में ही बिठा लेना चाहिए। ठीक है, यही चीज 11वीं कक्षा के लिए भी काम आने वाली है और यही चीज 12वीं कक्षा के लिए भी काम आने वाली है। इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे आप BSEH के स्टूडेंट हो या फिर आप CBSE के स्टूडेंट हो, करना तो दोनों को ही है इकोनॉमिक्स, है ना, चाहे आप सेंट्रल लेवल पर हो या फिर आप स्टेट लेवल के हो। रादर आप किसी भी अदर स्टेट के हो, राजस्थान के हो, MP के हो, गुजरात के हो, बिहार से हो, ठीक है, UP से हो, हरियाणा मैंने बता ही दिया BSEH से हो, या फिर CBSE से हो, दिल्ली से हो, कहीं से भी हो, हर जगह आपको इकोनॉमिक्स का यही सारा स्ट्रक्चर देखने को मिलने वाला है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है अपना, जो शुरू होगा और जो पेपर में 101% आता है। क्या? देखिए, फर्स्ट हमने चाणक्य की बात की, वो आपको मैंने एक बेसिक स्ट्रक्चर बनाने के लिए, आपके माइंड में सेट करने के लिए बता दिया। ठीक है, कि चाणक्य को 4वीं शताब्दी में चंद्रगुप्त मौर्य यानी कि मौर्य काल के अंदर अर्थशास्त्री के रूप में हम जान सकते, तो प्रथम अर्थशास्त्री वो हो गए। लेकिन वो तो था प्राचीन अर्थशास्त्र। अब हम बात करते हैं मॉडर्न इकोनॉमिक की। ठीक है, मॉडर्न इकोनॉमी यानी कि नया अर्थशास्त्र, आधुनिक अर्थशास्त्र। तो आधुनिक अर्थशास्त्र, ठीक है, आधुनिक अर्थशास्त्र में पूछ सकते हैं, पहला प्रश्न बन गया 1 नंबर का, कि आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक यानी कि पिता, फादर कौन है? फादर कौन है? ठीक है, तो हम कहेंगे एडम स्मिथ। ये नाम आपने याद रखना है। इसका आंसर हम लिख रहे हैं यहाँ पे एडम स्मिथ। ठीक है, एडम स्मिथ। एडम स्मिथ को, इनको हम कहेंगे आधुनिक अर्थशास्त्र के पिता, मॉडर्न इकोनॉमी के जनक, मॉडर्न इकोनॉमिक के जनक। ठीक है, यानी कि फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमी यदि पूछ लिया जाए तो आप क्या करेंगे? एडम स्मिथ करेंगे। सबसे पहले आपने इनका नाम याद रख लेना है। एडम स्मिथ ने क्या किया था? क्योंकि हमने शुरू में ही कहा अर्थशास्त्र एक धन है ना, अर्थ मतलब धन, यहाँ पे अर्थ का मतलब है धन, क्योंकि अर्थशास्त्र धन से संबंधित है सॉरी, तो हमने तो हमने अर्थशास्त्र की धन संबंधी परिभाषा, पहली परिभाषा ले ली, किसके द्वारा? एडम स्मिथ के द्वारा, पहली परिभाषा। ठीक है,
पहली परिभाषा मैं आपके लिए यहाँ लिख देता हूं। परिभाषाओं में यदि हम देखते हैं तो पहली परिभाषा रहेगी धन से संबंधित, जो कि किसने दी है? एडम स्मिथ ने दी है। एडम स्मिथ ने दी है। कब दी? 1776 में दी। 1776 1776 में दी है। कहाँ दी? इन्होंने अपनी पुस्तक में दी। ठीक है, सो कहाँ दी? तो पुस्तक का नाम पूछ सकते हैं। इन शॉर्ट यदि करें, पुस्तक का एक लंबा नाम है और एक छोटा नाम है, तो पहले छोटा नाम कर लेते हैं। वेल्थ ऑफ नेशन। वेल्थ ऑफ नेशन। वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक है, ये एडम स्मिथ जी की पुस्तक का नाम है, जो कि इन्होंने सन 1776 में किताब लिखी, और उस किताब का नाम है वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक है, वेल्थ मतलब धन, ऑफ मतलब का, नेशन मतलब राष्ट्र, यानी कि राष्ट्र का धन। किताब का पूरा नाम लिख लीजिए आप। An inquiry into the nature and causes, यहाँ लिखते हैं causes of wealth of nation। wealth of nation। ठीक है, ये इनकी किताब का पूरा नाम है, एडम स्मिथ। ठीक है, 1776 याद रखना है आपने। कौन? पहले अर्थशास्त्री क्या हैं? आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक हैं, पिता हैं। ठीक है, यानी कि अब हम जो नई इकोनॉमी के बारे में पढ़ते हैं, उसके फादर, जनक, पिता कौन है? एडम स्मिथ हैं। 1776 में इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। यानी कि जो राष्ट्र है, नेशन है, जो राष्ट्र कोई भी हो सकता है ना, तो जो राष्ट्र है उसके धन की प्रकृति, नेचर मतलब प्रकृति, उसके धन की प्रकृति और कारणों की, कॉजेज है ना, कारणों की, कॉजेज मतलब कारण, उनकी इंक्वायरी यानी कि खोज करता है। हिंदी में यदि करेंगे तो अर्थशास्त्र जो है वो विभिन्न राष्ट्रों के धन के कारणों, है ना, प्रकृति और कारणों की क्या करता है? खोज करता है। ये परिभाषा किसने दी है? एडम स्मिथ ने दी है 1776 में अपनी इस किताब के अंदर। ये किताब का नाम है। ठीक है, और यदि शॉर्ट में पूछे तो ऑप्शन देगा वेल्थ ऑफ नेशन, वहां आपने इसको टिक करना है। आपका 1 नंबर कंफर्म। ठीक है, आगे चलते हैं। आई होप इतना आपने अच्छे से समझ लिया। नेक्स्ट करेंगे फिलहाल आपने आधुनिक अर्थशास्त्र के फादर एडम स्मिथ के बारे में जाना, लेकिन हमने कहा ना अभी यहाँ पे एडम स्मिथ ने जो डेफिनेशन दी है वो किससे संबंधित दी है? धन से संबंधित दी है एडम स्मिथ ने। लेकिन इनकी परिभाषा को क्रिटिसाइज किया। क्या किया? क्रिटिसाइज किया, क्रिटिसिज्म दिया। किसने दिया भाई? तो 3 अर्थशास्त्रियों ने दिया। ठीक है, वो अर्थशास्त्री हैं कार्लाइल, उनको ये परिभाषा अच्छी नहीं लगी, रस्किन तथा मॉरिस। ठीक है, तो कार्लाइल, रस्किन और मॉरिस कहते हैं
एडम स्मिथ ने जो परिभाषा दी है वेल्थ ऑफ नेशन इनकी किताब में 1776 के अंदर, तो ये तीनों बताते हैं कि एडम स्मिथ ने केवल धन के बारे में ही बात की है ना, धन के बारे में बात की है, जो कि उचित नहीं है खाली धन के बारे में बात करके। अब क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है ना, तो खाली धन से काम नहीं चलेगा, इसीलिए इन्होंने एडम स्मिथ की परिभाषा की आलोचना कर दी, उसको क्रिटिसाइज कर दिया। किसने? कार्लाइल, रस्किन और मॉरिस, ठीक है। और इन्होंने इनकी परिभाषा को दुखदाई विज्ञान कहकर संबोधित किया। क्या कहा? कि एडम स्मिथ की परिभाषा दुखदाई विज्ञान है। इट मीन्स कि ये एक डिसमल साइंस है, इट इज अ डिसमल साइंस, ठीक है भाई। एडम स्मिथ ने अपने हिसाब से 1776 में अपनी किताब में परिभाषा लिख दी वेल्थ ऑफ नेशन के अंदर, लेकिन कार्लाइल, रस्किन और मॉरिस को परिभाषा अच्छी नहीं लगी, ठीक है। ये कहते हैं कि आप केवल धन के बारे में बात करते हैं और खाली धन के बारे में बात करना ठीक नहीं होता, इसीलिए इन्होंने इनकी परिभाषा को कहा कि ये तो मनुष्य के लिए एक दुखदाई विज्ञान का काम करेगा। डन इतना? आगे चलते हैं। पहली परिभाषा हमने पूरी कर ली है विद क्रिटिसिज्म। नेक्स्ट करेंगे सेकंड परिभाषा। तो देखिए दूसरी परिभाषा दी किसने दी भाई? दूसरी परिभाषा दी डॉक्टर मार्शल ने। डॉक्टर मार्शल ने दी। कब दी? 1890 में दी। पहली परिभाषा एडम ने दी थी 1776 में वेल्थ ऑफ नेशन में, दूसरी दी है डॉक्टर मार्शल ने, ठीक है। ये नाम बहुत आएगा इकोनॉमिक्स के अंदर, डॉक्टर मार्शल, तो आपने इनको याद कर लेना है। डॉक्टर मार्शल 1890 के अंदर इन्होंने भी किताब लिखी, उस किताब का नाम आप लिख लें प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। ये किस चीज की बात करते हैं? ये बात करते हैं भौतिक कल्याण की, भौतिक कल्याण, है ना, कि जो मनुष्य है क्योंकि वो एक सामाजिक प्राणी है तो उसका भौतिक कल्याण होना जरूरी है, ठीक है। एडम की परिभाषा से बिल्कुल उलट ये कह रहे हैं कि देखो धन तो होना ही चाहिए, लेकिन धन के साथ साथ क्या होना चाहिए? भौतिक कल्याण भी होना चाहिए, यानी कि आपको संतुष्टि प्राप्त होनी चाहिए, कहीं ना कहीं आप खुश रहने चाहिए जो भी वस्तु आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसके बारे में, ठीक है। तो ये पूरा बेसिकली आपने नाम याद रखना है, इनकी बुक का नाम याद रखना है। कब दी है? 1890 में दी है। कहाँ दी? प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स के अंदर दी है, ठीक है। डॉक्टर मार्शल ने भौतिक कल्याण संबंधी परिभाषा इनकी आ जाएगी, राइट। अगला करते हैं। नंबर 3। अच्छा, डॉक्टर मार्शल की जो परिभाषा है उसकी भी आलोचना की है, तो किन्होंने की है? रॉबिन्स ने की है। आलोचना रॉबिन्स ने, क्योंकि अगली परिभाषा रॉबिन्स की ही है। हम बाय सीरीज चल रहे हैं, हायरार्की फॉलो करके चल रहे हैं, तो उस हिसाब से मैं आपको सारे नाम याद करवा रहा हूँ, ठीक है। तो नंबर 3, तीसरी परिभाषा हो गई अपनी रॉबिन्स की, ठीक है। जाना माना नाम है इकोनॉमिक्स के अंदर, फेमस नाम है, अर्थशास्त्री हैं, आपको याद रखने ही पड़ेंगे। अगली परिभाषा आएगी 1932 में। पहली कब आई थी? याद करें, 1776 में, राइट। दूसरी आई 1890 में और तीसरी आई 1932 में, ठीक है। एडम स्मिथ की परिभाषा का खंडन यानी कि आलोचना किसने की थी? कार्लाइल, रस्किन और मॉरिस ने की थी। डॉक्टर मार्शल ने 1890 में प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स बुक निकाली, जिसमें उन्होंने कहा कि मनुष्य का भौतिक कल्याण
होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आलोचना कर दी किसने? रॉबिन्स ने कर दी। कब? रॉबिन्स ने, अब रॉबिन्स ने 1932 के अंदर एक किताब निकाली। ठीक है, अच्छा, इन्होंने कौन सी परिभाषा दी है अर्थशास्त्र की? दुर्लभता संबंधी, दुर्लभता संबंधी। ठीक है, स्कार्सिटी, दुर्लभता को हम बोलते हैं स्कार्सिटी रिलेटेड। ठीक है, स्कार्सिटी मतलब जो चीज दुर्लभ हो, जो चीज दुर्लभ हो। अब कोई चीज दुर्लभ होगी तो जाहिर सी बात है महंगी मिलेगी। ठीक है, उसके बारे में रॉबिन्स बता रहे हैं। ठीक है, इनकी पुस्तक का नाम लिख लीजिए आप, एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। यहां लिख देता हूं शॉर्ट में, इकोनॉमिक्स साइंस। ठीक है, एन एसे ऑन द नेचर एंड, एडम स्मिथ की परिभाषा याद आ रही है? अन इंक्वायरी था, अन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। लेकिन रॉबिन्स की परिभाषा में क्या है? एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। वो कहते हैं कि इकोनॉमिक्स एक साइंस है और ये दुर्लभता संबंधी है, यानी कि चीजें होती हैं दुर्लभ, है ना, चीजें होती हैं दुर्लभ, और उन दुर्लभ चीजों के द्वारा हमें अपनी आवश्यकताओं को पूरा करना होता है। आइए इसको समझते हैं। आई होप आपने पूरा समझ लिया होगा। अब फटाफट से रॉबिन्स की परिभाषा को हम डिटेल में समझ लेते हैं। तो रॉबिन कहते हैं कि जो अर्थशास्त्र है वो एक साइंटिफिक, ठीक है, सिग्निफिकेंस करता है किसका? इकोनॉमिक साइंस का। तो हमारी जो आवश्यकताएं होती हैं वो होती हैं असीमित। बहुत सारी आवश्यकताएं हमारी, अनलिमिटेड वांट्स एंड नीड्स। ठीक है, आपको टीवी भी चाहिए, फिर कुछ टाइम बाद आपने वही टीवी, बड़ा टीवी ले लेना है ना। अच्छे जूते चाहिए, और अच्छे जूते चाहिए, कपड़े चाहिए, है ना, दूध चाहिए, बहुत सारी चीजें, सो मैनी थिंग्स यू वांट टू फॉर लिविंग। ठीक है, सो आवश्यकता क्या है अपने यहाँ पे? अनलिमिटेड है, लेकिन आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले साधन हमेशा ही क्या होते हैं? सीमित होते हैं, लिमिटेड होते हैं ये रिसोर्सेज, लिमिटेड और ये अनलिमिटेड, राइट। अब आवश्यकताएं हैं सीमित जबकि आवश्यकताएं हैं असीमित जबकि साधन है हमारे सीमित। तो उसके बीच में हमें क्या करना पड़ता है? चुनाव करना पड़ता है, चयन करना पड़ता है। ठीक है, और चुनाव यानी कि जो हमारे सीमित साधन है ना केवल सीमित हैं बल्कि उनके वैकल्पिक उपयोग भी हैं। ब्रैकेट में डाल के लिख लिया आप, वैकल्पिक उपयोग हैं इसके। वैकल्पिक उपयोग से क्या मतलब हुआ सर? तो देखिए, वैकल्पिक उपयोग का मतलब है एक वस्तु के बहुत अनेक प्रयोग। जैसे कि दूध, दूध से आप चाय पी सकते हैं जो कि सब पीते हैं। दूध से आप, अच्छा, दूध, खाली दूध भी इस्तेमाल किया जा सकता है। दूध से आप दही बना सकते हैं, लस्सी या छाछ बना सकते हैं, पनीर बना सकते हैं, अच्छा, खीर बना सकते हैं। ठीक है, और बहुत सारी चीजें बना सकते हैं ना, राइट। मिठाई बना सकते हैं, राइट, मिठाई भी बना सकते हैं। अब देखो, वस्तु तो एक ही है लेकिन प्रयोग आपने 5-6 कर लिए, तो इसके वैकल्पिक प्रयोग हैं। ठीक वैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, बिजली, है ना, यहाँ लिख दें इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी। अब देखो, बिजली के भी वैकल्पिक प्रयोग हैं। कैसे? देखो, बिजली एक है लेकिन बिजली से ही आप
टीवी भी चलाते हैं, पंखा भी चलाते हैं, एसी भी चलाते हैं, कूलर भी चलाते हैं, गीज़र भी चलाते हैं, है ना, और या मोबाइल भी चार्ज करते हैं, है ना, बहुत सारी चीज़ें, आयरन भी करते हैं, राइट, प्रेस भी करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ पे वैकल्पिक अल्टरनेटिव यूजेस में ले रहे हैं। ठीक है, तो रॉबिन्स ने ये सब कुछ कहा। अपनी 1932 की इन्होंने जो बुक पब्लिश की थी दुर्लभता संबंधी, उसमें इन्होंने अर्थशास्त्र की परिभाषा दी है और किताब का नाम है एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। डन, आगे चलते हैं। अब क्या हुआ भाई, इनकी परिभाषा की भी आलोचना कर दी। किसने? एली फ्रेजर, एली फ्रेजर, ठीक है। ये सब कहते हैं कि जो रॉबिन ने परिभाषा दी है 1932 के अंदर स्कार्सिटी की, दुर्लभता की, वो भी पूर्ण नहीं है, ये भी दोषपूर्ण है। ठीक है, एली फ्रेजर और एक और अर्थशास्त्री यहाँ पे बताते हैं, आई फॉरगॉट हिज नेम। ठीक है, तो यहाँ तक हम कर लेंगे। इसके बाद आता है अपना चौथी परिभाषा, जो कि है विकास केंद्रित परिभाषा। विकास केंद्रित परिभाषा, ठीक है। अच्छा, विकास केंद्रित परिभाषा में नोबेल प्राइज विनर प्रोफेसर सैमुअल्सन, पीटरसन, एंड फर्गूसन। देखो सबके पीछे सन 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 लग रहा है ना, सैमुअल्सन, पीटरसन, फर्गूसन। स्टार्टिंग में हमने क्या कहा था, 1776 वाली परिभाषा, एडम वाली, वो क्या थे? मॉडर्न इकोनॉमी के जनक, यानी कि फादर। यहाँ पे क्या है? सन। तो स्टार्टिंग फादर से होती है, फिर सन आता है, इसीलिए पहली परिभाषा फादर, मॉडर्न इकोनॉमी के फादर की, तो एडम स्मिथ। और लास्ट परिभाषा, ठीक है, कहाँ पे एंड हो जाएंगी? देखो वैसे परिभाषा एंड नहीं होती, फिर भी हमने एक लिमिटेड सिलेबस रखना है, उस हिसाब से प्रॉपरली लिखना है। तो वहां पे हम परिभाषा, जो चौथी परिभाषा है विकास केंद्रित परिभाषा, उसको किसके द्वारा पूरा करेंगे? सैमुअल्सन। सन आ रहा ना पीछे, फर्स्ट फादर, लास्ट सन। सो ऐसे आप इजीली इसको याद रख सकते हैं, सैमुअल्सन, पीटरसन एंड फर्गूसन। ठीक है, ये कहते हैं। इन्होंने दूसरी और तीसरी परिभाषा को, दूसरी परिभाषा थी डॉक्टर मार्शल की, एंड तीसरी परिभाषा थी रॉबिन्स जी की। ठीक है, तो इन्होंने दोनों की परिभाषाओं को मिला लिया। ये कहते हैं दुर्लभता संबंधी और भौतिक कल्याण भी चाहिए भाई मनुष्य को। देखो धन तो चाहिए ही चाहिए, उसके साथ दुर्लभ वस्तु के वैकल्पिक प्रयोग भी करेगा और साथ के साथ अपना भौतिक कल्याण भी कर लेगा। ठीक है, क्योंकि डॉक्टर मार्शल कह रहे थे कि भौतिक और अभौतिक दोनों कल्याण हो जाएंगे, जबकि रॉबिन्स कहते हैं अभौतिक कल्याण तो हो ही नहीं सकता मनुष्य का। भाई समाज में जो व्यक्ति कहीं एकांत में रह रहा है, उसका कल्याण कैसे होगा? आपकी परिभाषा के हिसाब से। ठीक है, तो ये सारी परिभाषाएं हमने करनी है, राइट। तो चौथी परिभाषा रहेगी अपनी विकास केंद्रित परिभाषा। ठीक है, अच्छा नाम याद आ गया इनका, एली फ्रेजर और डरबिन, बिना डरे। ठीक है, डरबिन, बिना डरे, डरबिन। ठीक है, तो डरबिन जी ने, फ्रेजर और एली, इन्होंने बिना डरे किसकी परिभाषा का खंडन कर दिया था? रॉबिन की परिभाषा का खंडन कर दिया था, याद रहेगा। बस इतना सा है अपना अर्थशास्त्र की परिभाषाएं। ठीक है, अगले टॉपिक में फिर से अर्थशास्त्र के बारे में जानेंगे रोचक जानकारियां। तब तक आप बने रहेंगे स्माइल प्लीज योगेश यूट्यूब चैनल के साथ,
और यदि पहली बार आप आए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वीडियो उन तमाम लोगों के साथ पहुंच जाए जो अर्थशास्त्र सीखना चाहते हैं या सीख रहे हैं। ठीक है, दिन प्रतिदिन आपने अपनी प्रतिभाओं के अंदर निखार लाना है और कुछ ना कुछ सीखते जरूर जाना है। राइट, मिलेंगे अगले किसी नए वीडियो में। टिल देन टेक केयर, नमस्कार, शब्बा खैर।